नमस्कार। ये है किस्सा कहानियों का अद्भुत संसार और मैं त्रिशला मिश्रा आज आपको सुनाने जा रही हूँ बंगला कहानी और उपन्यास के महान लेखक शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की एक कहानी अनुपमा का प्रेम। 11 वर्ष की आयु से ही अनुपमा उपन्यास पढ़ पढ़कर मस्तिष्क को एकदम बिगाड़ बैठी थी। वो समझती थी मनुष्य के हृदय में जितना प्रेम, जितनी माधुरी, जितनी शोभा, जितना सौंदर्य, जितनी तृष्णा है, सब छानबीन कर साफ कर उसने अपने मस्तिष्क के भीतर जमा कर रखी है। मनुष्य स्वभाव, मनुष्य चरित्र उसका नख दर्पण हो गया है। संसार में उसके लिए सीखने योग्य वस्तु और कोई नहीं है। सब कुछ जान चुकी है, सब कुछ सीख चुकी है। सतीत्व की ज्योति को वो जिस प्रकार देख सकती है, प्रणय की महिमा को वो जिस प्रकार समझ सकती है, संसार में कोई उस जैसा समझदार नहीं है। अनुपमा इस बात पर किसी तरह भी विश्वास नहीं कर पाती। अनुपमा ने सोचा वह एक माधवी लता है जिसमें मंजरियाँ आ रही हैं। इस अवस्था में किसी शाखा की सहायता लिए बिना उसकी मंजरियाँ किसी भी तरह प्रफुल्लित होकर विकसित नहीं हो सकती। इसलिए ढूंढ कर एक नवीन व्यक्ति को सहयोगी की तरह उसने मनोनीत कर लिया एवं 2-4 दिन में ही उसे मन, प्राण, जीवन, यौवन सब कुछ दे डाला। मन ही मन देने अथवा लेने का सबको समान अधिकार है, परंतु ग्रहण करने से पूर्व सहयोगी को भी बताने की आवश्यकता होती है। यहीं आकर माधवी लता कुछ विपत्ति में पड़ गई। नवीन निरोध कांत को वो किस तरह जताए कि वह उसकी माधवी लता है, विकसित होने के लिए खड़ी हुई है। उसे आश्रय न देने पर इसी समय मंजरियों के पुष्पों के साथ वो पृथ्वी पर लोटती पोटती प्राण त्याग देगी। परंतु सहयोगी उसे न जान सका। न जानने पर भी अनुपमा का प्रेम उत्तरोत्तर वृद्धि पाने लगा। अमृत में विष, सुख में दुख, प्रणय में विच्छेद चिर प्रसिद्ध है। 2-4 दिन में ही अनुपमा विरह व्यथा से जर्जर शरीर होकर मन ही मन बोली, स्वामी तुम मुझे ग्रहण करो या न करो, बदले में प्यार दो या न दो, मैं तुम्हारी चिरदासी हूँ। प्राण चले जाए ये स्वीकार है, परंतु तुम्हें किसी भी प्रकार नहीं छोड़ूंगी। इस जन्म में ना पा सकूं तो अगले जन्म में अवश्य पाऊंगी। तब देखोगे सती साध्वी की शुद्ध भुजाओं में कितना बल है। अनुपमा बड़े आदमी की लड़की है। घर से संलग्न बगीचा भी है, मनोरम सरोवर भी है, वहाँ चांद भी उठता है, कमल भी खिलते हैं, कोयल भी गाती है, भौरे भी गुंजारते हैं। यहाँ पर वह घूमती फिरती विरह व्यथा का अनुभव करने लगी। सिर के बाल खोलकर, अलंकार उतार फेंके, शरीर में धूली मलकर प्रेम योगिनी बन कभी सरोवर के जल में अपना मुंह देखने लगी, कभी आंखों में पानी बहाती हुई गुलाब के फूल को चूमने लगी, कभी आंचल बिछाकर वृक्ष के नीचे सोती हुई हाय की हुताशन और दीर्घ श्वास छोड़ने लगी। भोजन में रुचि नहीं रही, शयन की इच्छा नहीं, साज सज्जा से बड़ा वैराग्य हो गया। कहानी किस्से की भांति विरक्ति हो आई। अनुपमा दिन प्रतिदिन सूखने लगी। देख सुनकर अनु की माता को मन ही मन चिंता होने लगी। एक ही तो लड़की है, उसे भी ये क्या हो गया। पूछने पर वो जो कहती उसे कोई भी नहीं समझ नहीं पाता। होठों की बात होठों पे रह जाती। अनु की माता फिर एक दिन जगत बंधु बाबू से बोली, अजी एक बार क्या ध्यान से नहीं देखोगे, तुम्हारी एक ही लड़की है, यह कैसे बिना इलाज के मरी जा रही है। जगत बंधु बाबू चकित होकर बोले, क्या हुआ उसे? सो कुछ नहीं जानती, डॉक्टर आया था, देख सुनकर बोला बीमारी कुछ नहीं है, तब ऐसी क्यों हुई जा रही है। जगत बंधु विरक्त होकर बोले, फिर हम किस तरह जाने, तो मेरी लड़की मर ही जाए, ये तो बड़ी कठिन बात है। ज्वर नहीं, खांसी नहीं, बिना बात के ही यदि मर जाए तो मैं किस तरह से बचाए रहूँगा। गृहिणी सूखे मुंह से बड़ी बहू के पास लौटकर बोली, बहू मेरी अन्नू इस तरह से क्यों घूमती रहती है। किस तरह जानूँ माँ, तुमसे क्या कुछ नहीं कहती? कुछ नहीं। गृहिणी प्रायः रो पड़ी। तब क्या होगा, बिना खाए बिना सोए इस तरह सारे दिन बगीचे में कितने दिन घूमती फिरती रहेगी और कितने दिन बचेगी। तुम लोग उसे किसी तरह समझाओ, नहीं तो मैं बगीचे के तालाब में किसी दिन डूब मरूंगी। बड़ी बहू कुछ देर
सोचकर चिंतित होती हुई बोली, देख सुनकर कहीं विवाह कर दो, गृहस्थी का बोझ पड़ने पर अपने आप सब ठीक हो जाएगा। ठीक बात है, तो आज ही ये बात मैं पति को बताऊंगी। पति ये बात सुनकर थोड़ा हंसते हुए बोले, कली काल है, कर दो, ब्याह करके ही देखो यदि ठीक हो जाए। दूसरे दिन घटक आया। अनुपमा बड़े आदमियों की लड़की है, उस पर सुंदरी भी है, वर के लिए चिंता नहीं करनी पड़ी। 1 सप्ताह के भीतर ही घटक महाराज ने वर निश्चित करके जगत बंधु को समाचार दिया। पति ने ये बात पत्नी को बताई, पत्नी ने बड़ी बहू को बताई, क्रमशः अनुपमा ने भी सुनी। एक दिन बाद एक दिन दोपहर के समय सब मिलकर अनुपमा के विवाह की बात कर रहे थे। इसी तरह वो खुले बाल, अस्त व्यस्त वस्त्र किए एक सूखे गुलाब के फूल को हाथ में लिए चित्र की भांति आ खड़ी हुई। अनु की माता कन्या को देखकर तनिक हंसती हुई बोली, ब्याह हो जाने पर यह सब कहीं अन्यत्र चला जाएगा, 1 लड़का लड़की होने पर तो कोई बात ही नहीं। अनुपमा चित्र लिखित की भांति सब बातें सुनने लगी। बहू ने फिर कहा, माँ, नंदानी के विवाह का दिन कब निश्चित हुआ है? दिन अभी कोई निश्चित नहीं हुआ। नंदोई जी क्या पढ़ रहे हैं? इस बार बीए की परीक्षा देंगे। तब तो बहुत अच्छा वर है। इसके बाद थोड़ा हंसी मजाक करती हुई बोली, परंतु देखने में खूब अच्छा ना हुआ तो हमारी ननद जी को पसंद नहीं आएगा। क्यों पसंद नहीं आएगा? मेरा जमाई तो देखने में खूब अच्छा है। इस बार अनुपमा ने कुछ गर्दन घुमाई, थोड़ा सा हिलकर पाँव के नख से मिट्टी खोदने की भांति लंगड़ाती लंगड़ाती बोली, विवाह मैं नहीं करूँगी। माँ ने अच्छी तरह ना सुन पाने के कारण पूछा, क्या है बेटी? बड़ी बहू ने अनुपमा की बात सुन ली थी। खूब जोर से हंसते हुए बोली, ननद जी कहती हैं वे कभी विवाह नहीं करेंगी। विवाह नहीं करेंगी? नहीं, ना करे। अन्नू की माता मुंह बनाकर कुछ हंसती हुई बोली। गृहिणी के चले जाने पर बड़ी बहू बोली, तुम विवाह नहीं करोगी? अनुपमा पूर्ववत गंभीर मुंह लिए हुए किए बोली, किसी प्रकार भी नहीं। क्यों? चाहे जिसे हाथ पकड़ा देने का नाम विवाह नहीं है, मन का मिलन न होने पर विवाह करना भूल ही है। बड़ी बहू चकित होकर अनुपमा के मुंह की ओर देखती हुई बोली, हाथ पकड़ा देना क्या बात होती है? पकड़ा नहीं देंगे तो क्या लड़कियां स्वयं ही देख सुनकर पसंद करने के बाद विवाह करेंगी? अवश्य। तब तो तुम्हारे मत के अनुसार मेरा विवाह भी एक तरह की भूल हो गया। विवाह के पहले तो तुम्हारे भाई का नाम तक मैंने नहीं सुना था। सभी क्या तुम्हारी ही बातें हैं? बहू एक बार फिर हंसकर बोली, तब क्या तुम्हारे मन का कोई आदमी मिल गया है? अनुपमा बड़ी बहू के हास्य विद्रूप से चिढ़कर अपने मुंह को चौगुना गंभीर करते हुए बोली, भाभी नाराज मजाक क्यों कर रही हो? ये क्या मजाक का समय है? आज की कहानी यहीं तक। आगे हम देखेंगे, अगले भाग में हम देखेंगे किस तरह क्या अनुपमा को वास्तव में उसका प्रेम हासिल होता है जिसकी वो मन प्राण से प्रतीक्षा कर रही है। नमस्कार।